हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और अच्छे मूड में होंगे, क्योंकि जो आज हमें जो पोइम कवर करनी है, जो हमें पोइम पढ़नी है पैलिंकिन बेयरर्स, उसके लिए प्लेजेंट एज वेल एज नोस्टाल्जिक मूड हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। पोइम को समझने में, पोइम को एंजॉय करने में ये प्लेजेंट मूड होना बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो जिसका मूड नहीं है, मूड बना लीजिए, क्योंकि पोइम बहुत प्यारी है, बहुत मज़ेदार पोइम है। तो स्टार्ट करते हैं। पोइम का नाम है पैलिंकिन बेयरर्स और ये सरोजिनी नायडू ने लिखी है। सरोजिनी नायडू का ब्रीफ इंट्रोडक्शन या बायोग्राफी थोड़ी बहुत आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी, वो भी हम कवर कर लेंगे। और पैलिंकिन बेयरर्स का पहले मैं थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ, बाद में इन डिटेल कवर कर लेंगे। पैलिंकिन डोली को कहते हैं, डूल कशिर पर पालकी भी कहते हैं। और पैलिंकिन बेयरर्स एक्चुअली एक डेडिकेटेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं जो इस पालकी को मेंटेन करते हैं। इसमें ब्राइड या माहरीन को बिठाते हैं और उठा के लेके चलते हैं अपने साजन के घर। तो ये पैलिंकिन बेयर्स, इसलिए इसका एग्जैक्ट जो टर्म है वो कहार है उर्दू में। कहार कहार उन लोगों को कहते हैं जो इस पैलिंकिन को उठाते हैं, वो डेडिकेटेड होते हैं। हमारे लोकल कल्चर में ये डेडिकेटेड नहीं होते थे, मतलब कोई भी आता था और उस डोली को कंधा देता था और उस ब्राइड या माहरीन को उठाता था। लेकिन जो कंटेक्स्ट है हमारा सरोजिनी नायडू के लोकल एरिया में या नेशनल लेवल पे, हम ये एक पैलिंकिन बेयरर्स या कहार जो होते हैं वो डेडिकेटेड ग्रुप होते हैं। उनका अलग एक ड्रेस कोड होता है, वो हम पिक्चर में देख स्क्रीन पिक हमने ली है, वो हम उसमें देख लेंगे। लोकल एज वेल एज नेशनल लेवल पे भी कैसे कहार होते थे और यहाँ कैसे कैसे कहार होते हैं। आई विल बी यूजिंग इंग्लिश, उर्दू एज वेल एज कश्मीरी, तीनों लैंग्वेजेस का इस्तेमाल मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि आउट ऑफ कंटेक्स्ट भी जो हमारी लोकल जो हमारी लोकल कंटेक्स्ट में भी हमें ये पोइम को समझना है और उस कंटेक्स्ट में भी समझना है जिस कंटेक्स्ट में सरोजिनी नायडू ने ये लिखी है। तो पहले हम सरोजिनी नायडू के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं कि वो किस एरिया में ज़्यादा महारत रखती थी। उनकी बायोग्राफी ये इसलिए होती है हर लेसन के से पहले या पोइम से पहले, क्योंकि हमें इससे पोइम को समझने में बहुत ही फ़ायदा होता है। सरोजिनी नायडू के बारे में हम जब ये जानेंगे कि वो किस एरिया में स्पेशलाइजेशन क्या थी उसकी, उसने किस कंटेक्स्ट में इस पोइम को कहा, तो इंट्रोडक्शन से, बायोग्राफी से हमें पोइम को समझने में ज़्यादा फ़ायदा होता है, ज़्यादा पोइम अच्छे से समझ लेते हैं। इस सरोजिनी नायडू के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं, हम इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं। जो जो वैसे तो ये बहुत आसान सेंटेंसेस में लिखी है, जहाँ जहाँ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वहाँ मैं एक्सप्लेन करूँगा, और जहाँ आप खुद समझ सकते हैं वहाँ मैं आप पे छोड़ूंगा, आप समझ लीजिए। सरोजिनी नायडू, born in 1879 and died in 1949, Indian poet, was born into a Bengali Brahmin family in Hyderabad। ये बहुत ही आसान सेंटेंस है, लेकिन मैंने थोड़े दो तीन वर्ड्स हाईलाइट किए हैं, वो समझने की ज़रूरत है उन वर्ड्स को। वो इसलिए यहाँ पे लिखा है, वो सरोजिनी नायडू इस सेंटेंस में लिखा है कि सरोजिनी ने कब पैदा हुई, कब उसकी डेथ हुई, कब एक्सपायरी हुई, तो ये आज से आप खुद ही समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है बंगाली ब्राह्मण फैमिली। ये इसलिए लिखा है क्योंकि यूजुअली जो हिंदूज़ होते हैं उनमें आजकल तो ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं, लेकिन आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले जो ब्राह्मण्स होते थे वो अपर कास्ट कंसिडर किए जाते थे, और एजुकेशन का जो ज़्यादा मतलब एजुकेशन हासिल करना या
आर्ट्स में दिलचस्पी लेना, रिलीजियस मैटर्स में दिलचस्पी लेना, पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेना, ये इन्हीं का काम होता था। ये अपर क्लासेस होते थे। इसीलिए इन 3 वर्ड से हमें ये भी समझ आ सकता है कि सरोजिनी नायडू का जो बैकग्राउंड था, वो एजुकेटेड फैमिली से था, ब्राह्मण फैमिली से था, उठना बैठना एलीट क्लास से था। With her father a scientist and her mother a poet, she grew up surrounded by artists, intellectuals and revolutionaries. इस सेंटेंस में ये हमें बताया जा रहा है कि उसका बाप एक साइंटिस्ट था, साइंसदान था, मदर पोइटेस थी। तो अ, उसका उठना बैठना उस खानदान में हुआ जहाँ पे अक्सर आर्टिस्ट, फनकार, इंटेलेक्चुअल्स यानी आकल इंसान, इनफरादी कुव्वत रखने वाले मायानाज इंसान और रेवोल्यूशनरीज यानी इनकलाबी जहन रखने वाले इंसान, उनका आना जाना रहता था इस फैमिली में। A brilliant student, she entered Madras University at the age of 12. About the time she began also to write poetry. बहुत ही आसान सेंटेंस है, आप खुद ही समझ सकते हैं और आपको समझना भी पड़ेगा, समझने की कोशिश की करनी पड़ेगी। In 1895, she was sent to England to study at King's College London and Girton College Cambridge before poor health forced her to abandon her studies and return home. इस सेंटेंस में भी आसान चीज़ें लिखी हैं, आप खुद समझ सकते हैं, लेकिन एक बात यहाँ पे लिखी है जो एक्सप्लेन करनी ज़रूरी है कि वो पढ़ाई के सिलसिले में गर्टन कॉलेज कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये इंग्लैंड की बहुत मायानाज यूनिवर्सिटीज़ में गिनी जाती हैं। वहाँ ये पढ़ाई करने गई थी, लेकिन ख़राब सेहत की ख़राबी की वजह से उसे अबैंडन करना पड़ा, तर्क करनी पड़ी अपनी स्टडीज़ और वापस आना पड़ा घर। In 1925, Sarojini Naidu became the first Indian woman to be elected as the president of Indian National Congress. हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की हिस्ट्री। तो 1925 में सरोजिनी नायडू पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। And continuing her active participation in Gandhi's program of Satyagraha, a non-violent form of protest, was jailed on several occasions by the British. तो ये भी आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा गांधी जी के सत्याग्रह मूवमेंट के बारे में, नॉन वायलेंट मूवमेंट था। तो उसमें भी सरोजिनी नायडू ने हिस्सा था और उसकी वजह से इसे कई बार जेल भी जाना पड़ा। तो बायोग्राफी इसीलिए यहाँ पे दी जाती है कि हमें पता चले कि इसने ज़िंदगी कैसी गुजारी है, बैकग्राउंड कैसा था। तो इसी ज़िंदगी का असर बाद में उसकी पोइट्री पे भी पड़ता है, तो हमें पोइट्री समझने में आसानी होती है। अब हर पब्लिश्ड poetic works include The Golden Threshold 1905, The Bird of Time 1912, The Broken Wing 1917, Selected Poems 1930, The Sceptred Flute 1937 with introduction by Joseph Auslander, and the Feather of the Dawn 1961। ये उसकी सरोजिनी नायडू ने जो काम किया है, जो किताबें उसने छपवाई हैं, अपनी किताबें जो उसने छपवाई हैं पोइम्स की, ये उनके नाम हैं और साथ में डेट भी लिखी है कि कब वो छपाई गई हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि वो कितनी मायानाज, वो कितनी आला लेवल की पोइटस थी, इतनी सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं। Many of her speeches have also been published। चूँकि वो आज़ादी के जद्दोजहद में भी उसने काम किया है, तो यकीनी तौर पे उसने बहुत सारी स्पीचेस दी होंगी, तो उनको भी पब्लिश कर दिया गया है। तो ये चीज़ें सरोजिनी नायडू के बारे में हैं। तो नेक्स्ट जो अब आपके स्क्रीन पे कुछ सरोजिनी नायडू की पिक्चर आ रही है, उसकी जो हमने ऑलरेडी कवर की हैं उसकी बायोग्राफी से कुछ पॉइंट्स और कुछ पॉइंट्स एडिशनल हमने लिए हैं, जो अगर याद रहें तो बेहतर रहेगा।
फॉर एग्ज़ाम्पल बॉर्न इन 13 फरवरी 1879, हमारी किताब में तो 1879 लिखा है, तो हम यहाँ पे 13 फरवरी टू बी एग्जैक्ट लिखा है। तो प्लेस ऑफ बर्थ हैदराबाद, पेरेंट्स अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एंड बरदा सुंदरी देवी मदर, स्पाउस जो उनके हस्बैंड थे गोविंद राजू नायडू। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये आप देख सकते हैं, और इनमें से अगर कुछ पॉइंट्स याद रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे एक और पॉइंट जो मिस हो गया है वो ये कि सरोजिनी नायडू का जो लक़ब दिया गया था वो दिया गया था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, एक्चुअली नाइटिंगेल एक परिंदा होता है, बहुत ही खूबसूरत बोली होती है, कतिज, कश्मीरी में कतिज कहते हैं। तो इसे हिंदुस्तान की कतिज का तखल्लुस दिया गया, लक़ब दिया गया, बिकॉज ऑफ हर पोइटिक एंड लिटरेरी वर्क्स। तो अब हम आते हैं अपनी पोइम की ओर। ये आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ये डूल अत मज महाराज माहरीन सॉरी, तो यम साइड गुड़ गुड़िस पे महाराज। अक्सर अगर न तुम लोकली वुचमुत कहें, तिकाज वन गाड़ियों मज महाराजस तो माहरनी नीन, अलबत्ता दूर दराज इलाक यम पहाड़ी इलाक यमुक यह फोटोग्राफ तत वन थोड़ा ये रोडन हज एक्सेस कहें, तत वन अथ डोल मज माहरीन यवन तुलना, तो अथ गुड़िस पे या पैदल महाराज पकन। यह सानि कशीर मज रिसेंट फोटो, सानि कशीर मज वन कैंचन इलाकन मज वन अमलावन। तो आज ब्रोट 30 वरी 40 वरी तकरीबन तमाम गामन मज यह कल्चर, तो श्रीनगरस मज आज ब्रोट तकरीबन 60 वरी 90 वरी तकरीबन यह कल्चर आसान। तो वन अगर नेशनल लेवल पे वो तत सॉरी तत अगर तुम यख वुन यख डोल अगर तुम वुन यह बड़ सजावित नेशनल लेवल पे। तो अगर यम डोल हंड तुलन वल तुम वो पेलिनकिन बेयर्स ये गुलाब रंगस पे वर्दी लगित पगड़ लगित, दीज आर कॉल्ड पेलिनकिन बेयर्स एंड द ब्राइड इज इन द पेलिनकिन। यमन बदल कल्चर पेलिनकिन सजावन, तो यम पेलिनकिन बेयर्स अमिस पकनावान आसान। तो यह वन हिंदुस्तान मज वारियाहन जायन अमलावन यह पेलिनकिनुक कल्चर। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि पोइम को एंजॉय करना चाहिए। पोइम हमारे कंटेक्स्ट में, हमारे टेक्स्ट बुक में क्यों होती है, इसके बहुत सारे मकासद होते हैं। पहले सबसे पहला एंड फोरमोस्ट मकसद ये होता है कि पोइम जो पढ़ने वाला हो उसे मज़ा आना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए वो। बाद में ग्रामेटिकल आइटम्स, नई कोई मैसेज या बात या और कुछ हमारे लिए होता है, लेकिन फोरमोस्ट जो उसका मकसद होता है, इंटेंशन होता है, वो होता है कि पढ़ने वाले को मज़ा आ जाए। इसलिए हम ये पोइम अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। Lightly, oh lightly we bear her along. She sways like a flower in the wind of her song. She skims like a bird on the foam of a stream. She floats like a lark from the lips of a dream. Galley, oh galley, we glide and we sing. We bear her along like a pearl on a string. बहुत ही मज़ेदार पोइम। Lightly, oh lightly we bear her along. She sways like a flower in the wind of her song. यहाँ पे ये जो पोइम है एक्चुअली ये एक सॉन्ग है, ये गीत है जो ये पेलिनकिन बेयरर्स गा रहे हैं जब वो उस ब्राइड को, उस माहरीन को अपने कंधे पे उठाए चलते जा रहे हैं उस पेलिनकिन में, उस डोली में, उस पालकी में। तो वो ये गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं? लाइटली और लाइटली वी बेयर हर अलॉन्ग, बड़े आराम से, बड़े प्यार से हम इस ब्राइड को उठाते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे बेयर हर अलॉन्ग, इंग्लिश में
काफ़ी वर्ड्स ऐसे होते हैं, ये मैंने ऑलरेडी पहले बहुत सारे लेसन्स में आपको बताया है, जो होमोनाइम्स, होमोफोन्स, होमोग्राफ्स होते हैं। प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, मीनिंग डिफरेंट होता है। साउंड सेम होती है, मीनिंग डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल BEAR, बेर। बेर भालू को भी कहते हैं, बेर बर्दाश्त को भी कहते हैं। ये सेम स्पेलिंग के वर्ड्स। अब फॉर एग्जांपल सेम साउंडिंग वर्ड्स, BARE, बेर, बेर फुटेड मैन। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका स्पेलिंग जिनके स्पेलिंग सेम होते हैं लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है। अब हमें कंटेक्स्ट में देखना होता है कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। यहाँ पे जो एक पैलिनकिन बेयर, जो एक कहार है, वो कह रहे हैं कि हम इस ब्राइड को बड़े आराम से अपने कंधे पे उठा रहे हैं और बर्दाश्त के साथ चलते जा रहे हैं। शी स्वेज लाइक ए फ्लर इन द विंड ऑफ हर सॉन्ग। वो एक फूल की तरह स्वेइंग मूवमेंट कर रही है जो हम गीत गा रहे हैं। येल ते असे आसि वुचमुत, येल अगर बात आसि रेडियोस पे चलन या टीवीएस पे चलन, अगर मज़ा आसि लोग, अस छ पन्निस पानस गिलने दिवान इथ कन ठीक गिलने दिवान। दैट इज कॉल्ड स्वेइंग मूवमेंट। इसी तरह जब थोड़ी बहुत हल्की सी हवा चलती है, बड़े मज़ेदार हवा चलती है, तो जो फूल होते हैं वो उस हवा में झूमने लगते हैं, स्वेइंग मूवमेंट। इस अब आपके स्क्रीन पे ये जो आ, आप मूवमेंट देख रहे हो, देखिए ये स्वेइंग मूवमेंट है। स्वे मूव कॉस्ट मूव स्लोली और रिदमिकली बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स और फ्रॉम साइड टू साइड, स्वेइंग लाइक सी स्वेज लाइक ए फ्लर इन द विंड ऑफ आवर सॉन्ग। तो ये जो कहार हैं ये कह रहे हैं कि उन्हें कि उसे ऐसा मज़ा आ रहा है, ऐसा मज़ा आ रहा है कि वो उस पालकी में बैठे हमारे गीत को सुन रही है और उसी तरह एक बड़े खूबसूरत फूल की तरह स्वेइंग मूवमेंट कर रही है, झूम रही है। शी स्किम्स लाइक ए बर्ड ऑन द फोम ऑफ ए स्ट्रीम। अब जब ये चल रहे हैं, शी स्किम्स लाइक ए बर्ड। मैंने जब हमने पोइम स्टार्ट की थी तो मैंने आपको कुछ पोइटिक डिवाइसेस बताई थी, सिमिलीज। तो यहाँ पे सिमिलीज का इस्तेमाल हुआ है। शी स्किम्स लाइक ए बर्ड। जिस तरह एक बर्ड दरिया में जहाँ पे वो फोम होता है, ये पोस बनिमुत, फोस बनिमुत, सो जानवर सह सिकिम करान, सह दिग हिश दिवान तो तुलान तम सो फस रसा अड़। सिकिमिंग दरअसल ये दोदा से जल पे तुलान, पेट 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 अंगजियो सत तुलान या कुछ चमच सत तुलान सो जल, सिकिमिंग। इथे कन जानवर आसान बन कुन फ्लाइट लान तो अत दिग योत दिवान अत फोमस युस पोस बनिमुत दरियावस मज, सह यन हेकि तुम वुचित, स्किमिंग ऑफ अ बर्ड, skimming of a bird skimming on a stream, which is क्या है skimming, this is called skimming of a bird। ये हेकि तुम वुचित इथे कन दपन यस ये महरिन छ, यस ये ब्राइड छ, यह इथे कह स्किम करन, यानी यथन वन यह सोन बात ये बोन कुन वसान बड़ खामोशी सान, बड़ बेहतरीन अंदाजस मज हसा बोन कुन वसान ये बर्ड। इथे कन सन महरिन तम सात बोन कुन पकनावन अमी अंदाजस मज बर्ड यह स्किमिंग करन फसिस पे। शी फ्लोट्स लाइक ए laugh फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए ड्रीम। बड़ा बेहतरीन सेंटेंस। यम सात अख इंसान शुंगित अगर सह बेहतरीन ख्वाब वुच, तमिस वुठन पे मुस्कुराहट यिवान, तो ये तम मुस्कुराहट कुन नजर पेवान, अस तु मुस्कुराहट यिवान बुथिस पे। जन सह फ्लोट गसान हंदो वुठो पे सान वुठन ताम। या अगर तुम बच्चे वुचो, लकुट बच्चे ये सह मुस्कुरावन अस तु मुस्कुराहट यिवान, जन सह फ्लोट गसान तम सदो वुठो पे सान वुठन पे। गो यह फ्लोट गसान मुस्कुराहट, अमी आय
बड़ नफीस अंदाजस मज यम सात माहरीन अत डोलि मज पकनावन जन फ्लोट आसान गसान जन मुस्कुराहटिक पॉइंट फ्लोट आसान गसान अतन शायरन कर्मज सिमिली इस्तेमाल Galley, oh galley, we glide and we sing, we bear her along like a pearl on a string. तो शायर छ अथन वनन तमन बड़ खुशी खुशी सान हसा छ ग्लाइड करन ग्लाइड ग्लाइड हेकि तुम यह समझित क्रिकेटस मज हेकि तुम समझित यम सात बॉलर बॉल कर बैट्समैन तथ ग्लाइड करन खाली बैट से डायरेक्शन दिवन पन्नी रफ्तार सान से पकान यानी बिला किसी रेजिस्टेंस कर योर टास लायन कहें वापस ना खाली डायरेक्शन दिवन सो पकान पन्नसी रफ्तारस मज गसान बाउंड्री नबर या बदल कुछ जाए इथे कन शायर वन ये सॉरी ये पैलिनकिन बेयर्स वन वी ग्लाइड एंड वी सिंग अस हसा पकान